नमस्ते, गुड्डू एक्सप्लेन हिंदी में मैं नोवा हूँ। बीबी नाम की मुख्य किरदार के साथ शुरू होती है, जिसे कोमा में गिरने के बाद अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जबकि उसके शोरगुल वाले परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। कोमा में होने के बावजूद बी अपनी कहानी की शुरुआत में लौट जाती है, ताकि ये समझाया जा सके कि वो अस्पताल कैसे पहुंची। बी के माता पिता शेरॉन और डेरेक बौद्धिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं। डेरेक का मानसिक विकास 12 साल की उम्र में एक शराबी ड्राइविंग दुर्घटना के कारण रुक गया था। शेरॉन के मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था, जिससे ये माना जाता था कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती थी। इन चुनौतियों के बावजूद शेरॉन और डेरेक को पहली नज़र में प्यार हो गया और उन्होंने आखिरकार शादी कर ली। उनके माता पिता शुरू में उनके मिलन के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन अनिच्छा से इसे मंजूरी दे दी। डेरेक की मां लोरेटा चाहती थी कि शेरॉन नसबंदी करवा ले, क्योंकि उनका मानना था कि नया जोड़ा बच्चे को पालने में असमर्थ है। शेरॉन की मां पेग इस विचार का विरोध करती है, लेकिन उसके पति अल, जो शेरॉन के पिता हैं, एक और बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहते थे। वे अपनी बौद्धिक रूप से अक्षम बेटी को 21 साल से एक बच्चे की तरह पाल रहे थे। उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि नवविवाहितों को किसी भी रोमांटिक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी शादी के तुरंत बाद बी का जन्म हुआ, जिससे शेरॉन के माता पिता पर और दबाव बढ़ गया, जो इस जोड़े को घर प्रदान कर रहे थे। बी का नाम उसकी मां शेरॉन के पसंदीदा कार्टून चरित्र बैम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरॉन के माता पिता पेग और अल युवा बी की देखभाल में मदद करते हैं। समय बीतने के साथ अल परिवार के एकमात्र कमाने वाले होने से थक जाता है, इसलिए वो डेरेक को अपने परिवार के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है। पेग चाहती है कि शेरॉन और डेरेक उनके साथ रहें, क्योंकि उसे उन पर बच्चे या खुद की देखभाल करने का भरोसा नहीं है। लेकिन डेरेक फैसला करता है कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए और एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, जो वे जल्द ही करते हैं। डेरेक और शेरॉन नेवादा चले जाते हैं और शुरू में एक वैन में रहते हैं, फिर आखिरकार एक घर खरीदते हैं। वर्तमान में आगे बढ़ते हुए एक सोशल वर्कर मैरी बी के कोमा में जाने के कारणों की जांच के लिए अस्पताल पहुंचती है। वो बी के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करती है। फ्लैशबैक जारी रखते हुए बी का बचपन शुरू में खुशी और मस्ती से भरा था, क्योंकि शेरॉन और डेरेक ने उसकी परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि जब बी 10 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उस पर अधिक जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि डेरेक ने उसे बहुत कम उम्र में गाड़ी चलाना भी सिखाया, बस इसलिए कि अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो। इस कौशल को सीखने के बदले में उसने बी को वो सब कुछ देने का वादा किया जो वो चाहती थी, जिससे आखिरकार उसे गॉडजिला नाम का एक कुत्ता मिल गया। बी के अनुसार उन्होंने शुरू में एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में एक खुशहाल जीवन का आनंद लिया। फिर भी बहुत कम उम्र से ही बी को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। इसमें कुत्ते की देखभाल करना, अपनी देखभाल करना और यहाँ तक कि अपनी माँ की देखभाल करना भी शामिल था। एक ड्राइविंग सबक के दौरान बी अपने पिता को बताती है कि उसके सहपाठी उन्हें क्या बुला रहे थे। डेरेक अपनी बेटी को ये सब झेलने और दुनिया के अनुचित निर्णय का सामना करने के लिए स्वाभाविक रूप से दुखी है, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि वे सिर्फ खास हैं। एक दिन शेरॉन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बी अपने प्यारे पालतू जानवर को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने पिता के ट्रक का पीछा करने का फैसला करती है। जैसा कि उम्मीद थी, 10 साल की बच्ची ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और ये घटना चाइल्ड सर्विसेज से मुलाकात को प्रेरित करती है। ये पहली बार है जब वो सोशल वर्कर मैरी से मिलती है। मैरी के साथ अपनी बातचीत के दौरान बी गॉडजिला और अपने माता पिता दोनों की एक साथ देखभाल करने में अपनी अक्षमता व्यक्त करती है। इस घटना के बाद बी की चाची और चाचा जॉय और बेन इस विचार पर विचार करते हैं कि बी के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। बी गर्मियों में अपनी चाची जॉय और चाचा बेन के घर पर बिताती है, जो उसके लिए एक भ्रामक अनुभव होता है, क्योंकि वो किसी और की देखभाल करने की आदी नहीं थी। जब स्विमिंग पूल में उसका एक छोटा सा हादसा होता है, तो उसके चाचा को एहसास होता है कि बी को अधिक माता पिता के मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। जॉय और बेन बी की परवरिश में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला करते हैं, मुख्य रूप से उसकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए। परिणाम स्वरूप बी एक निजी स्कूल में जाना शुरू कर देती है, जहां वो निया की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है और अतिरिक्त गतिविधियों के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है। हालांकि वो हाई स्कूल में भी बदमाशी का शिकार बनी रहती है। बी को ज्यादातर स्कूल के बदमाश एएसटीडी द्वारा परेशान किया जाता है। एक दिन लंच के दौरान बी के पास एक सुंदर लड़का ईथन आता है। वो उसे बताता है कि उसने उसे जीव विज्ञान की कक्षा में झपकी लेते हुए देखा था, इसलिए वो उसे अपने नोट्स दे देता है। ईथन के जाने के बाद निया बताती है कि ईथन को बी पसंद आ सकती है। वो ये भी बताती है कि वो ईथन के बारे में क्या जानती है, माइनस कि वो एक कैंसर सर्वाइवर और अमीर माता पिता का बेटा है। बी आखिरकार एक पार्टी में ईथन से जुड़ने के बाद उसे डेट करने लगती है। वो स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता और उनकी आत्म देखभाल की क्षमता के बारे में चिंता करनी पड़ती है।
जब बी अपने सीनियर वर्ष में पहुंचती है तो उसके मार्गदर्शन सलाहकार मिस्टर वॉस्क्वेज उसे लगातार कॉलेज के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार उसके पास कॉलेज जाने के लिए आवश्यक ग्रेड और अतिरिक्त पाठ्यचर्या उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरू में वो केवल कुछ सामुदायिक कॉलेजों में ही आवेदन जमा करती है। छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता अर्जित करने की क्षमता होने के बावजूद बी दबाव में है। वो अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में सोचने में भी झिझकती है। वो दृढ़ता से मानती है कि उसके माता पिता शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता के लिए उस पर निर्भर हैं और डरती है कि वे उसके बिना प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। फिर भी मिस्टर वॉस्क्वेज पूछते हैं कि उसे सबसे ज्यादा किसमें दिलचस्पी है। बी उन्हें बताती है कि उसे खगोल विज्ञान बहुत पसंद है। बिना समय बर्बाद किए वो उसे बताती है कि उसे यूसीएलए के खगोल विज्ञान कार्यक्रम को देखना चाहिए, जो उसकी रुचि के लिए सबसे उपयुक्त है। बाद में अपने चाचा द्वारा दी गई एक पुरानी टोपी ढूंढने के बाद बी को एहसास होता है कि वो यूसीए में भाग लेना चाहती है और कॉलेज आवेदन शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही बी ईथन के साथ अधिक समय बिताना शुरू करती है और प्रोम जाने के लिए सहमत होती है, इससे निया के साथ उसकी दोस्ती पर तनाव पड़ता है। लेकिन ईथन को डेट करना, जो उसे तहे दिल से स्वीकार करता है, उसे ये महसूस कराता है कि उसे उन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है जो उसकी जगह नहीं चले हैं। स्कूल में अपनी अंशकालिक सफाई कर्तव्यों में से एक के दौरान एएसटीडी हमेशा की तरह बी के बारे में बहुत नीची बातें बोलती है, लेकिन हमारी नायिका आखिरकार बदमाशी को रोक देती है जब वो एएसटीडी को उसकी अपमानजनक वर्गवादी टिप्पणियों के लिए उसकी जगह पर रखती है। जैसे ही प्रोम आता है, बी स्कूल के बाहर का अधिकांश समय अपने परिवार का समर्थन करने के साथ साथ प्रोम के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए काम करने में बिताती है। वो प्रत्येक वेतन चेक से थोड़ी सी राशि अलग करके शुरुआत करती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों और इच्छाओं को पूरा कर सके, जिसमें डिज्नीलैंड जाना भी शामिल है। पर्याप्त बचत होने के बाद वो निया के साथ एक ड्रेस खरीदती है। निया बी पर इन दिनों उसके साथ कम समय बिताने के लिए काफी गुस्सा लग रही है। दोनों लड़कियां आखिरकार लड़ाई करती है, जिससे निया बी को स्टोर पर अकेला छोड़ देती है। इस बीच शेरोन बिना किसी के साथ के किराने की दुकान पर जाती है क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा साइट की लालसा होती है। तभी कुछ बच्चे उसे बियर खरीदने के लिए मना लेते हैं। दुख की बात है कि शेरोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे डेरेक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जब वो पुलिस के साथ हंगामा करता है। डेरेक के मामले में उसे अपनी पत्नी के कथित अपराध के बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। बी अभी भी अपनी ड्रेस पहन रही थी। पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता को अपनी बचाई हुई राशि से जमानत पर छुड़ाना पड़ता है। घर लौटने पर वो अपने माता पिता पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके अनुसार असली माता पिता को अपने बच्चे की बचत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चीजें तब और गर्म हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी नौकरी खो दी थी और उसकी मां को विकलांगता जांच से रोक दिया था। डेरेक का मानना है कि शेरोन विकलांग नहीं है बल्कि खास है। बी निराश हो जाती है और आखिरकार टूट जाती है। वो अपने पिता को याद दिलाती है कि उसकी मां है और खास सिर्फ एक शब्द है जिसे लोग उसकी हालत के बारे में कम दोषी महसूस कराने के लिए संबोधित करते हैं। डेरेक अपना धैर्य खो देता है और बी को थप्पड़ मार देता है, जिसने अपने माता पिता के लिए काफी नाराजगी पैदा कर ली थी। परिणाम स्वरूप अगले दिन स्कूल में बी मिस्टर वॉस्क्वेज को बताती है कि उसने एक फैंसी कॉलेज में नहीं जाने का फैसला किया है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इस बातचीत के बाद वो ईथन को घर ले जाती है और कक्षाओं को छोड़ देने का फैसला करती है। बी उसके साथ अपनी चिंताओं को साझा करती है, ये समझाते हुए कि वो अपने माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। ईथन बताता है कि जब वो एक बच्ची थी तब उसके माता पिता ठीक से प्रबंधित करते थे और अगर वो कॉलेज जाती तो वे भी ठीक रहते। उसका मानना है कि वो वास्तविक दुनिया का सामना करने से बचने के लिए उनका सहारा ले रही है। बी असहमत होती है और ये भी बताती है कि अगर उसका कैंसर वापस आता है तो उसे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है। स्वाभाविक रूप से ईथन इससे अपमानित महसूस करता है और उससे संबंध तोड़ लेता है। अपनी भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद बी अपनी सबसे अच्छी दोस्त निया के साथ मेल मिलाप करने में सफल रहती है। निया बी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने एक समझौता किया था कि प्रोम नहीं जाएंगे, लेकिन उसने प्रोम जाने का फैसला किया था। वो निया के घर जाती है और सुलह करती है। बी सुझाव देती है कि वे एक साथ घूमें, लेकिन निया के पास अब प्रोम के लिए एक डेट है, इसलिए बी उसे खुद को रोकने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि ईथन ने उससे संबंध तोड़ लिया था, इसलिए बी ने प्रोम रद्द कर दिया था। बी फिर निया को प्रोम के लिए तैयार होने में मदद करती है और फिर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए घर लौटती है। बी जो कर सकती है उसे नियंत्रित करने का फैसला करती है, स्कूल की रैफल के लिए टिकट बेचकर लास वेगास की यात्रा जीतने की उम्मीद में ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। अत्यधिक अकेला महसूस करते हुए वो टिकट बेचने के लिए बाहर जाने से पहले एक बॉटल विस्की पी लेती है। अपने नशे की हालत में वो टिकट बेचने के लिए बाहर जाती है और एंडी, एक स्कूलमेट का कॉलेज की उम्र का भाई, उसे सवारी करने की पेशकश करता है। वो स्वीकार करती है, लेकिन चीजें तब बुरा मोड़ लेती हैं जब एंडी उस पर यौन हमला करता है। बी असहज हो जाती है और कार छोड़ना चाहती है, लेकिन डेमन, एंडी का दोस्त जो वैन चला रहा है, को एंडी की हरकतों से कोई समस्या नहीं है।
वो तभी रुकता है जब बी चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है। बाद में बी दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उसे कार में वापस आने के लिए विनती करता है। वो उसका हाथ खींचने लगता है और बी फिसलने और गिरने से पहले उल्टी कर देती है। उसका सिर जमीन पर लग जाता है। उसे बेहोश देखकर लड़के घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। बी आखिरकार होश में आती है और अपने माता पिता और अपने बाकी परिवार के लिए अपना प्यार व्यक्त करती है। सोशल वर्कर मैरी द्वारा अपनी समीक्षा करने के बाद बी उससे पूछती है कि क्या उसका परिवार सबसे अजीब है जो उसने कभी देखा है, जिस पर मैरी जवाब देती है कि वे नहीं है। उसी रात बाद में ईथन बी से मिलने आता है और माफी मांगता है और वे सुलह कर लेते हैं। बी को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान वह निया और अपनी बाकी कक्षा के साथ स्नातक करने में सफल रहती है। अपनी जिम्मेदारियों के कारण कॉलेज में आवेदन करने की अपनी प्रारंभिक झिझक के बावजूद बी ने अपने पिता के साथ एक ईमानदार बातचीत करने का फैसला किया। डेरेक उसे आश्वस्त करता है कि किसी भी अन्य माता पिता की तरह वो चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े। ये बी को उस कॉलेज में आवेदन करने का साहस देता है जिसकी वो इच्छा करती है और सफलतापूर्वक प्रवेश प्राप्त करती है। यहाँ तक कि उसके दादा दादी, जो अपने बच्चों की स्थितियों का शोक मना रहे थे, बी की उपलब्धियों का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। ग्रेजुएशन के दिन उसका पूरा परिवार समारोह में मौजूद होता है। फिल्म एक दिल को छू लेने वाले दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां बी के माता पिता उसे कॉलेज ले जाते हैं। डेरेक अब एक लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है और शेरोन गर्व से बी के यूसीएलए जाने के बारे में एक गाना गाते हैं। उसकी माँ यूसीएलए की बीनी पहनती है और यहाँ तक कि एक लिफ्ट यात्री के साथ रोमांचक खबर भी साझा करती है। मार्मिक क्रेडिट सीन में फिल्म वास्तविक पारिवारिक तस्वीरों और एक अपडेट के साथ समाप्त होती है कि